नमस्कार आप सबको नीलेश कामदार का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ऑडिटर एडिशन के बारे में आपको जो फीचर्स है वो बताने की कोशिश करेंगे और आप जो भी सवाल है वो आप मैसेज पे टाइप कर सकते हैं और हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए और ऑडिटर एडिशन की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। ये यात्रा 2 घंटे की है। आशा करते हैं कि आप सबके लिए ये यात्रा यादगार रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ये मेनू से, ऑडिट एंड कंप्लायंस। अगर आप देख सकते हैं ये ऑडिट मेन्यू खाली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड एट बीएपी है टैली के साथ, उन्हीं को ये ऑप्शन मिलेगा और किसी को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और हमने रिलीज 3 में एक एनहांसमेंट ये किया हुआ है कि अगर कोई भी ऑडिटर जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है टैली के साथ, तो उनको बाय डिफॉल्ट ये मेनू हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। अगर उन्होंने जो डेटा है उसका यूजर नेम पासवर्ड सेट किया है या नहीं किया है, दोनों सिनेरियो में ये ऑडिट एंड कंप्लायंस मेन्यू एक्टिवेट रहेगा। तो अब ये सहूलियत हो गई है कि जब भी ऑडिटर लॉगिन करेंगे और ऑडिट एंड कंप्लायंस मेनू पे क्लिक करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा अगर क्लाइंट के डेटा में कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ऑडिटर के लिए ऑडिट के फीचर्स एनेबल करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है, जिनसे वो यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करके ऑडिट एंड कंप्लायंस मेनू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑडिट एंड कंप्लायंस मेनू एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लाइंट को देना होता है, पर ऑडिट स्टार्ट करने के लिए एक ऑडिटर यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर सकता है और ऑडिट एंड फीचर्स एनालिसिस के फीचर्स एक्सेस करके क्लाइंट का डेटा ऑडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ऑडिट एंड कंप्लायंस मेनू 3 हिस्सों में बटा गया है। एक है टैक्स ऑडिट, दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट और तीसरा है कंप्लायंस। आज हम ज्यादा कंसंट्रेशन स्टैट्यूटरी ऑडिट पे करेंगे। हालांकि इसका नाम स्टैट्यूटरी है, पर ये काफी सारे ऑडिट फंक्शंस के लिए यूज होता है। तो नाम से इसका अर्थ व्यतीत नहीं होता है, पर ये स्टैट्यूटरी के अलावा भी बहुत सारे ऑडिट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जहां तक टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट में हम लोग टैली 7 क्लॉजेस को सपोर्ट करता है और फॉर्म 3 सीडी जनरेट करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट पे। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में पहले हम जाएंगे ऑडिट एंड एनालिसिस में। ऑडिट एंड एनालिसिस में अगर आप देखेंगे, अगेन ये स्क्रीन कई हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है डेटा एनालिसिस का, जहाँ पे आप जो क्लाइंट का डेटा है, एक ऑडिटर आसानी से क्लाइंट का डेटा एनालाइज कर सकता है, उसको उसकी समीक्षा कर सकता है और उसमें से
जो लेखा परीक्षा का जो फोकस है या स्कोप ऑफ ऑडिट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बेसिस पे वो ऑडिटिंग में एक्चुअल वाउचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे वो सैंपल्ड वाउचिंग या 100% वाउचिंग दोनों कर सकते हैं। और जैसे इधर आप देखेंगे ये एक डायनामिक डैशबोर्ड है जो अपडेट होता रहेगा, क्योंकि जो भी हमारा जो टूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जहाँ पे वो एक लेखा परीक्षा का सबूत जो ऑडिट एविडेंस हम लोग बोलते हैं वो जनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो एक ऑडिटर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हर एक ट्रांजेक्शन के लिए उनका स्टेटस क्लैरिफाइड टू बी री ऑडिटेड और ऑल्टर्ड टू बी री ऑडिटेड। इसका मतलब है अंडर ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप जो ऑडिटर है या ऑडिटर के जो जूनियर स्टाफ मेंबर्स है, अगर वो अपने सीनियर से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए मार्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रांजेक्शन जो मार्क किए हैं वो क्लाइंट के लिए नहीं जाएगा, ये केवल ऑडिटर के टीम के अंदर ही रहेगा। और आसानी से एक जूनियर अपने सीनियर से कोई भी क्लैरिफिकेशन आसानी से मांग सकता है, और सीनियर उसके बेसिस पे क्लाइंट को नीड क्लैरिफिकेशन के लिए भी पूछ सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन नीड क्लैरिफिकेशन के लिए मांग किए गए हैं वो क्लाइंट के पास जाएंगे नीड क्लैरिफिकेशन के लिए। वो डिफॉल्ट टैली से लॉगिन करके इस नीड क्लैरिफिकेशन का क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे ही क्लाइंट जो भी क्लैरिफिकेशन रेज किए हैं उसका जवाब देते हैं तो वो आके क्लैरिफाइड टू बी री ऑडिटेड बकेट में आ जाएंगे। और ये दौरान अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑडिट कमेंट्स अपडेट किए हैं और अगर किसी ने जाने अनजाने में अगर वो ट्रांजैक्शन मॉडिफाई किए हैं तो वो आके इधर ऑल्टर टू बी री ऑडिटेड में अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जिससे एक ऑडिटर या एक सीए अपने ऑफिस में बैठ के जो भी उनके जूनियर्स है उनका निरीक्षण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उनको अगर कुछ गाइडेंस देना है तो वो भी बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो ये एक टूल है या डैशबोर्ड है जिससे कोई भी लॉगिन करके ये पता कर सकता है कि ऑडिट का स्टेटस क्या है, कितने वाउचर्स ऑडिट करने हैं, कितने अंडर ऑब्जर्वेशन है, कितने कितने नीड क्लैरिफिकेशन में है, और ऑडिट करते करते दौरान कितने सारे ये ऑल्टर हुए हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैशबोर्ड है एक ऑडिटर के लिए। और जो राइट हैंड साइड है वो डिफॉल्ट डायनामिक बटन बार है, जिसे वो इधर आपको मिलेगी। उसी तरह से कोई भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड कर सकते हैं ये बटन्स का यूज करके। और दूसरा है कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प। कंट्रोल सेंटर आपके लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। सपोर्ट सेंटर आपको अगर कुछ भी प्रोडक्ट रिलेटेड आपको अगर कुछ पूछना है तो आपको अलग से कोई ईमेल करने की जरूरत नहीं है, ईमेल अकाउंट से करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में से ही आप सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करके आप उसको मेल सपोर्ट पे, टैली सपोर्ट पे कर सकते हैं। और तीसरा है आपका हेल्प। ये हेल्प एक कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हेल्प है। अगर आप देखेंगे कोई भी स्क्रीन में अगर आप ये हेल्प बटन को प्रेस करते हैं और लोकल हेल्प पे प्रेस करते हैं तो आपको
वो एग्जैक्टली वही स्क्रीन पे लेके जाएगा और वो स्क्रीन के रिलेटेड जो भी हेल्प फाइल है वो आपको बहुत ही सुंदरता से प्रेजेंट करेगा कि ये रिस्पेक्टिव स्क्रीन के जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है या जो भी हेल्प फाइल्स है वो आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कहीं पे भी अटक गए हैं और आपको हेल्प की जरूरत है तो आप आसानी से हेल्प मेन्यू का यूज करके उस दुविधा को सुधार सकते हैं। और ये था स्क्रीन का वर्णन। और दूसरा एक चीज अगर आप देखेंगे कि हमारा टूल जो है, आपके पास क्लाइंट का डेटा जो होगा या तो कई सारे सालों का डेटा एक ही डेटाबेस में रहेगा या हर एक साल का डेटा अलग अलग डेटा में हो सकता है। ये दो सिनेरियो है। हमारा जो साधन है ऑडिटर एडिशन का ये टूल जो है वो आसानी से दोनों सिनेरियो को हैंडल कर सकता है। आप अगर आपका क्लाइंट का डेटा काफी सारे सालों का डेटा एक ही डेटाबेस में है तो टूल बेस्ड ऑन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली वो लोड कर लेगा और जो प्रीवियस ईयर है वो वो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल ईयर -1 करके ऑटोमेटिकली लोड कर देगा। और अगर आपका स्प्लिट डेटा है, हालांकि अगर हर एक साल का डेटा अलग अलग डेटाबेस में अगर है तो आप आसानी से करंट ईयर का डेटा लोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये लोड किया है, और उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये बटन पे क्लिक करके कंपेयर कंपनी और प्रीवियस ईयर की जो कंपनी है उसको आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इधर डेटा अपडेट कंपैरिजन के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो हमारा ऑडिटर एडिशन है आपको 2 सालों का डेटा कंपेयर करने की सुविधा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे उपवाद या एक्सेप्शंस खुद सिस्टम जनरेट करके एक ऑडिटर के लिए ही हो जाता है, जिनसे उनका ऑडिट एक्सपीरियंस अनूठा हो जाता है। हम पहले लाइन आइटम में जाएंगे, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमने अगर कंपेयर किया है या पिछले साल का, तो आप देखेंगे कि सिस्टम ऑडिटर एडिशन ने खुद बहुत सारे ये उपवाद जनरेट करके दिए हैं और हर एक उपवाद का एक अलग अलग रेलिवेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नॉट यूज्ड इन द करंट ईयर, ये वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जो कि लेजर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको बताई जाएगी। तो नॉट यूज इन द करंट ईयर में आप देखेंगे कि जो भी लेजर्स ना तो करंट ईयर ना प्रीवियस ईयर में यूज किए हैं वो सबका वर्णन या सूची आपको इधर मिलेगी, जिससे आप आसानी से ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट आउट लेके क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये सारे अकाउंट्स ना तो करंट ईयर ना तो प्रीवियस ईयर में यूज किए हैं, तो इसकी इसको या तो वो करंट उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं क्या, और अगर ये करंट ईयर में क्रिएट किए हैं तो ही वो डिलीट हो पाएंगे। अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर में ये लेजर क्रिएट किए हैं तो ऑडिटर एडिशन ये अनुमति नहीं देगा इनको डिलीट करने की। तो आप देखेंगे ऑडिटर एडिशन
जो भी करंट ईयर के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और मास्टर्स है उनको मॉडिफाई करने की अनुमति देता है अगर क्लाइंट ने आपको उसका परमिशन दिया है तो, और करंट ईयर के ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके उनको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर क्लाइंट ने आपको अनुमति दी है तो। और अगर आप देखेंगे करंट ईयर में अगर ये लेजर्स क्रिएट किए हैं तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के आप कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस के लिए हमने एक कमेंट रखा है। तो आप टैली का और एक जो सीक्रेट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्क्रीन में अगर आप है तो आंख बंद करके आप F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो उन स्क्रीन से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज माहिती आपको बदलनी है तो आप आसानी से उसके जो ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में, जिससे आप ये चीज आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर शो ऑडिट नोट्स को यस किया है ताकि मैंने जो अभी ऑडिट नोट पास किए हैं वो आप आसानी से इधर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता से आपको ये उपवाद ऑडिटर एडिशन प्रेजेंट करता है, और उतनी ही आसानी से आप उन सब उपवादों पे या ट्रांजैक्शंस पे आपके कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो पहला था लेजर्स नॉट यूज्ड इन द करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में ये लेजर यूज नहीं किए हैं। उसी तरह से नॉट यूज्ड इन द करंट ईयर, इधर आप देखेंगे कि कई सारे लेजर्स ऐसे हैं जो करंट ईयर में यूज नहीं किए हैं। अब ये इधर आपको और एक माहिती मिलेगी लास्ट वाउचर डेट। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई ऑडिटर आए दिन एक क्लाइंट का ऑडिट करता है उनको बहुत आसानी से ये पता चल सकता है, जैसे कि ऑडिट फीस एक ऐसा लेजर है जो हर साल उनको देना होता है, और अगर करंट ईयर में या करंट साल में उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया है तो इसका इसका दो अ, दो चीज हो सकती है। या तो उन्होंने ये पर्टिकुलर लेजर के लिए ट्रांजैक्शन एंटर करना या रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या उन्होंने यही यही ट्रांजैक्शन एक दूसरे लेजर में एंटर किए हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अगर उन्होंने दूसरे डुप्लीकेट लेजर में भी पास किए हैं तो वो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इन सब लेजर्स का जिनका यूज या उपयोग नहीं हुआ है करंट ईयर में, हालांकि इन सब अगर ऑडिटर को लगता है इन सब का उपयोग होना चाहिए तो वो कमेंट्स आप एंटर करके अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब की सूची आपको मिल जाएगी कि कौन से ऐसे लेजर्स है जो करंट ईयर में यूज नहीं किए हैं। हम तीसरे उपवाद में जाते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओनली बैलेंस लास्ट ईयर एंड यूज्ड इन करंट ईयर। अगर आप देखेंगे ये उपवाद आपको वो सब लेजर्स की सूची देता है जो कि लास्ट ईयर तक इनऑपरेटिव थे और करंट ईयर में अचानक से ऑपरेटिव हो गए। सो इनऑपरेटिव अकाउंट्स सडनली बिकमिंग ऑपरेटिव। सो इन सब की सूची आपको इधर आसानी से मिल जाएगी। और जैसे आप देखेंगे आप इस पे जो अगर करंट ईयर में क्रिएट किए हैं ये लेजर्स तो आप एंटर करके उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और आपके वेरिफिकेशन कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने से आप कमेंट्स कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से आप लेजर अल्टरेशन स्क्रीन पे जा सकते हैं, और ऑल्ट एंटर प्रेस करने पे आप ट्रांजैक्शन लेवल पे जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कहीं से भी आप आपके जो
ऑडिट का सबूत है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में वर्किंग पेपर के तौर पे आप इसका प्रिंट आउट लेके आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एक ऑडिटर के लिए। ऑडिट का लेखा परीक्षा का सबूत उनको बहुत आसानी से जनरेट करके आप सिस्टम में से ही उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो ये तीसरा उपवाद हमने डिस्कस किया था, जो इनऑपरेटिव अकाउंट है वो करंट ईयर में ऑपरेटिव हो जाते हैं। दूसरा हम जाते हैं उपवाद पे, चौथे उपवाद पे, ओनली बैलेंसेस नो ट्रांजेक्शंस। अगर आप देखेंगे कि एक ऑडिटर के लिए ये डिटरमाइन करना कि कितने सालों से एक पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल तक अगर कोई लेजर कैरी फॉरवर्ड होता है उसके बाद इनको इसको राइट ऑफ करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये उपवाद में आपको वो सब लेजर्स मिलेंगे जो खाली बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर करंट ईयर में इनका लेजर क्रिएशन हुआ है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और बाकी सब जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप लेजर अल्टरेशन स्क्रीन पे जा सकते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करने पे आप ट्रांजैक्शन पे भी जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेजर के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक स्क्रीन के लिए जो ये डायनामिक बटन बार है ये आप प्रेस करके उसका हर एक चीज का उपयोग कर सकते हैं। पांचवें उपवाद पे हम जाएंगे। हाँ, ये जितने भी उपवाद है वो रिलीज 3 में है। तो अगर आपने रिलीज 3 पे अपडेट नहीं किया होगा तो आपको ये सभी लेजर्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप रिलीज 3 पे हैं तो आपको कंपेयर कंपनी का इस्तेमाल करके उसको कंपेयर करेंगे तभी आपको ये। और अभी हम चलते हैं पांचवें उपवाद पे, रीग्रुप। अगर आप देखेंगे, अगर कोई लेजर प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में अगर उनका प्राइमरी ग्रुप चेंज हो जाता है तो ये उपवाद वो सबकी सूची देगा, जो भी लेजर्स प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में जिनका प्राइमरी ग्रुप अगर बदल गया है तो वो आपको आसानी से इधर मिल जाएगा। सो इस तरह से आपको आप इस पे भी एंटर कर, अगर आप एंटर करेंगे तो आप इस पे वेरिफिकेशन कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, ओनली बैलेंस लास्ट ईयर एंड यूज इन करंट ईयर को मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि एक नया फीचर है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ओनली बैलेंस लास्ट ईयर एंड यूज इन करंट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये सब आपको वो सब लेजर्स की सूची मिलेगी जो प्रीवियस ईयर तक इनऑपरेटिव थे और करंट ईयर में इनऑपरेटिव का मतलब शायद उनका खाली बैलेंस रहा होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहे हैं। हालांकि करंट ईयर में अचानक से ये पर्टिकुलर लेजर ऑपरेटिव हो गए हैं, इनमें काफी सारे ट्रांजैक्शन आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ऑल्ट एंटर कर सकता हूँ तो इसमें सडनली ये सब ट्रांजैक्शन आ गए हैं और आप इस पे ऑडिट भी कर सकते हैं। तो इसका
महत्व ये है कि वो सब लेजर्स जो प्रीवियस ईयर तक यूज नहीं होते थे, अचानक से इस साल क्यों यूज होने लगे, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं इनके ट्रांजेक्शन्स देख के। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है एक ऑडिटर के लिए डिटरमाइन करना। उसी तरह से चौथा जो था वो खाली बैलेंसेस, खाली आपके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऑडिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डिटरमाइन करना कि कितने सालों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस तरह से वो सब लेजर्स जो खाली कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं। अब हम चलेंगे छठे उपवाद पे, रेवेन्यू लेजर्स हैविंग ओपनिंग बैलेंस। अगर आप देखेंगे कि हालांकि रेवेन्यू लेजर्स के कभी ओपनिंग बैलेंस होने नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से ये आपको जो साधन है आपको बहुत ही आसानी से वो सब लेजर्स का सूची प्रेजेंट करता है, जिससे एक ऑडिटर उनको अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देके उनको सुधार कर सकता है। एंटर, इधर भी आप देखेंगे सब जगह एंटर प्रेस करने से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर वो करंट ईयर में क्रिएट किए हैं तो। अगर प्रीवियस ईयर में क्रिएट किए हैं तो आप इसको कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। और यूज्ड ओनली इन करंट ईयर, क्योंकि ये सब ट्रांजेक्शन्स करंट ईयर में यूज किए हैं, आपको इनको जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी फर्स्ट वाउचर एंट्री डेट आपको इधर प्रेजेंट की जाएगी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ। और आप किसी भी लेजर पे आप एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करके आप लेजर अल्टरेशन स्क्रीन पे जा सकते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस करके आप रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे भी जा सकते हैं और उसको ऑडिट भी कर सकते हैं। और इधर से आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके वाउचर लेवल तक भी जा सकते हैं और ये समीक्षा कर सकते हैं कि सभी सही है या नहीं है। और जहाँ पे भी एक ऑडिटर को कुछ भी ठीक अगर नहीं लग रहा है तो वो एंटर प्रेस करके आसानी से इन पे कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए ये कई सारे उपवाद सिस्टम खुद जनरेट करके देता है, जिससे एक ऑडिटर के लिए टाइम काफी हद तक सेव हो जाता है, जो टूल उनको करके देता है, ना कि उनको खुद मैनुअल एफर्ट डालनी पड़ती है। तो हम चलते हैं दूसरे लाइन आइटम पे, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। अगर आप देखेंगे जो इसका पहले का लाइन आइटम था वो वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स था। ये वो लेजर से रिलेटेड था और ये स्टॉक आइटम से रिलेटेड है, जो जैसे ही नाम बताता है वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। सो एक ऑडिटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक कौन से स्टॉक आइटम्स पे है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑडिटर एडिशन ये आसानी से उनको ये सूची दे देता है, जिससे वो प्रिंट आउट लेके क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा, वो एंटर करके देख भी सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो कंट्रोल एंटर प्रेस करके वो ओपनिंग बैलेंसेस रेक्टिफाई भी कर सकते हैं अगर क्लाइंट ने उसकी अनुमति दी है तो। उसी तरह से नेगेटिव स्टॉक आइटम्स, ऑडिटर एडिशन बहुत ही आसानी से जो स्टॉक आइटम्स नेगेटिव हो गए हैं उनकी सूची आसानी से प्रेजेंट करता है ऑडिटर के लिए। और वो फर्दर ड्रिल डाउन करके इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये स्टॉक आइटम नेगेटिव हुआ है, या तो शायद उन्होंने आउटवर्ड एक्सेस में रिकॉर्ड किया है या शायद इनवर्ड रिकॉर्ड करना भूल गए। वो आसानी से इधर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी के जो तीन उपवाद है जो चार्ट ऑफ अकाउंट से बहुत ही मिलते जुलते हैं, उसमें लेजर से रिलेटेड था। इसमें है स्टॉक आइटम्स नॉट यूज इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द प्रीवियस ईयर, आपको उसकी सूची मिल जाएगी। जो स्टॉक आइटम्स नॉट यूज इन द करंट ईयर,
जो खाली करंट ईयर में यूज नहीं किए हैं, और तीसरा उपवाद है यूज ओनली इन द करंट ईयर, शायद नए आइटम्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं करंट ईयर में उसकी सूची बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नॉट यूज जो भी डेड स्टॉक आइटम्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। नॉट यूज इन द करंट ईयर अगर स्लो मूविंग आइटम्स है और करंट ईयर में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यूज ओनली इन द करंट ईयर बेसिकली न्यू स्टॉक आइटम्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसके लिए। सो अब हम चलते हैं तीसरे, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु हैव ज्वाइंड लेट। आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि इधर एक कंपेयर कंपनी का ऑप्शन है। आप करंट ईयर का डेटा लोड करके कंपेयर कंपनी पे अगर क्लिक करेंगे, कंपेयर कंपनी पे क्लिक करके आप पिछले साल का डेटा सिलेक्ट करके आसानी से आप 2 सालों का डेटा, टैली का डेटा आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 सालों का डेटा कंपेयर कर सकते हैं। मुंडे जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आर वी मुंडे इन कंपनी? ठीक है, तो हम तीसरे लाइन आइटम पे जाते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में आप देखेंगे कि जो कर्सर है दोनों बाजू लेफ्ट लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड पे जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डायनामिक बटन बार है जहाँ पे बटन डायनामिकली अपडेट होते हैं स्क्रीन के मुताबिक। तो इस पे अगर आप एक्सेप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो भी एक्सेप्शंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनमें ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है। और जो राइट साइड में जो भी आपको रेड में बताया गया है उसका मतलब है कि जो लेजर है उसका विपरीत बिहेवियर है। मतलब अगर डेबिट बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, और क्रेडिट बैलेंस की जगह पे अगर वो डेबिट बैलेंस बता रहा है, तो लेफ्ट साइड आपको ओपनिंग क्लोजिंग के जो भी एक्सेप्शन है वो व्यतीत करता है, और राइट साइड आपके जो भी बिहेवियरल चेंजेस है उसको व्यतीत करता है। सो एक ऑडिटर के लिए बहुत ही आसानी से वो डिटरमाइन कर सकता है कि कौन से लेजर्स पे ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस रहा है प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में, और उसका कितना अंतर है। और वो एंटर प्रेस करके ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। और करंट एसेट्स, और ये भी पता कर सकते हैं अगर वो ग्रुप के अंदर है तो कौन कौन से लेजर्स का क्लोजिंग करंट ईयर में ओपनिंग की तरफ से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग के जो भी डिफरेंस है वो आसानी से लेफ्ट साइड जो भी कर सकते हैं और उनका निरीक्षण भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में बेसिकली जो भी बिहेवियरल डिफरेंस है वो व्यतीत होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि पैकिंग चार्जेस जो कि डेबिट बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप लेजर लेवल पे, सॉरी ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके इसका देख सकते हैं कि सेल्स और परचेज दोनों के लिए उन्होंने एक ही लेजर का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से ये बिहेवियर दिख रहा है। तो इस तरह से वो सेल्स और परचेज के लिए अलग अलग लेजर का सुधार करके अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर पास करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो भी एक्सेप्शन है वो चली जाएगी। तो इस तरह से जो भी लेजर के बिहेवियरल चेंजेस है बहुत बहुत आसानी से एक ऑडिटर
आइडेंटिफाई करके उसका सुधार कर सकता है। और एक चीज अगर आप देखेंगे इधर और एक बटन है बैलेंस वेरिएंस, जो एक लेजर का निरीक्षण या लेजर की छानबीन या लेजर की समीक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और जिसको करने के लिए शायद ऑडिटर का काफी समय व्यतीत होता है, पर ये टूल बहुत ही आसानी से उनको ये माहिती देता है जनरल लेजर स्क्रूटनी के लिए। जैसे कि अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो भी लेजर्स है वो आप आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे करंट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस और दोनों सालों का जो भी वेरिएंस है वो आपको इधर व्यतीत होगा। और वो जो बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना वेरिएंस है, तो एक ऑडिटर के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है कि जहाँ पे भी शायद वेरिएंस काफी हद तक काफी मात्रा में है उनको फिल्टर भी कर सकते हैं। एक ग्रुप लेवल पे फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, आप आंख बंद करके एफएल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर सकते हैं कोई भी स्क्रीन में, और उस पर्टिकुलर स्क्रीन में कोई भी डिस्प्ले रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको माहिती अगर चेंज करनी है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में मैं चेंज कर रहा हूँ कि जो लेजर जिनका वेरिएंस 100% से ज्यादा है वो पर्टिकुलर लेजर ही डिस्प्ले करे। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो भी लेजर्स जिनका वेरिएंस 100% से ज्यादा है वो आसानी से एक ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है, और इधर से वो उस पर्टिकुलर लेजर को शो लेजर करके ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके उनका ऑडिट भी कर सकता है। इस तरह से आप देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस में आपको ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस आसानी से लेफ्ट साइड से पता चल जाएंगे। जो भी बिहेवियरल चेंजेस है वो राइट साइड से पता चल जाएंगे। बैलेंस वेरिएंस से आप उनके जनरल लेजर स्क्रूटनी बहुत आसानी से कर सकते हैं, परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब हम चलेंगे चौथे लाइन आइटम की तरफ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अभी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स में अगर आप देखेंगे ये काफी सारे कंपैरिजन करने के काम आता है। और जैसे आप देखेंगे काफी सारे कंपैरिजन कॉस्ट सेंटर तो कॉस्ट सेंटर पर है, और इस केस में हम कंपेयर कर रहे हैं सेल्स वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करंट ईयर टू प्रीवियस ईयर। तो आप देखेंगे कि ये एक ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बहुत ही काम आता है। ये बाइंग पैटर्न एक कस्टमर की या पेमेंट पैटर्न एक क्रेडिटर की वो आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपने कोई खर्चे किए हैं और वो खर्चे अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, से फॉर एग्जांपल, तो वो खर्चे से आपके जो खरीद या आपकी जो बिक्री है वो बिक्री पे क्या असर हुआ है, क्या वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, वो आप आसानी से व्यतीत कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं सेल्स 36% इंक्रीज हुई है, और उसकी कंपैरिजन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40% इंक्रीज हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। तो आप इस पे एंटर प्रेस करके आप वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का निरीक्षण कर सकते हैं, और इधर से आप नीड क्लैरिफिकेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन रेस कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिससे एक ऑडिटर काफी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए, और उनको काफी सारे जो ट्रेंड एनालिसिस है वो बता सकता है क्लाइंट के लिए। अब हम चलते हैं पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे कि जो भी
ये दो चीज जो है पेंडिंग ऑर्डर्स और पेंडिंग बिल्स तभी आएंगे अगर टैली का ऑर्डर ट्रैकिंग मैकेनिज्म एनेबल किया हुआ है, तो ही ये रिपोर्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर्स में कौन से परचेज ऑर्डर्स पार्शली या फुल्ली पेंडिंग है जिनको अभी तक हमने फुलफिल नहीं किया है, उसकी माहिती आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और ट्रैकिंग नंबर के साथ आपको ये डिटेल मिलेंगी। और अगर आप इधर से F1 डिटेल्स करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन एक ऑर्डर के लिए उस पे आप ऑडिट भी कर सकते हैं और आपके ऑडिट कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ऑडिटर के लिए ये अगर उन्होंने कितना आसान हो जाएगा अगर एक क्लाइंट ऑर्डर ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना चालू करता है, तो उनको ऑर्डर पोजीशन बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी और एक और कितने अभी तक फुल्ली फुलफिल नहीं हुए हैं उसकी माहिती बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो हमें जो भी क्लाइंट्स है उनको एनकरेज करना चाहिए ये ऑर्डर ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूज करने के लिए, जिससे उनको और ऑडिटर दोनों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। उसी तरह से सेल्स ऑर्डर का भी आप जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करके जो उनके ऑर्डर के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है आप उसको ऑडिट भी कर सकते हैं और ऑल्ट एंटर प्रेस करके आप ट्रांजेक्शन लेवल पे भी जा सकते हैं। उसी तरह से पेंडिंग बिल्स, हमने अगर किसी चीज की खरीद की है तो उस वो जो खरीद की है उसका माल सामान तो मिल गया है पर उसका इनवॉइस नहीं मिला है। तो इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन जिनका हमने इनवर्ड एंट्री रिकॉर्ड की है पर उसकी खरीद की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, तो वो सब की माहिती बहुत आसानी से इधर मिल सकती है। और इस तरह से एक ऑडिटर जो भी पेंडिंग बिल्स है उनको बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं एक ही जगह से परचेज रिलेटेड। और उसी तरह से सेल्स रिलेटेड बिल्स भी बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमने माल सामान डिलीवर किया है पर उसका सेल इनवॉइस अभी तक रेज नहीं किया है, तो वो सब की माहिती भी बहुत आसानी से एक ऑडिटर को इधर से मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों के लिए ऑर्डर ट्रैकिंग मैकेनिज्म एनेबल करना जरूरी है, तभी आपको पेंडिंग ऑर्डर्स और पेंडिंग बिल्स का रिपोर्ट मिलेगा। हालांकि आउटस्टैंडिंग जो है वो अगर वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है अगेन एक रिसीवेबल्स और क्लाइंट के रिसीवेबल्स और पेएबल्स ट्रैक करने के लिए। तो ये एक मात्र डैशबोर्ड है जहाँ पे एक ऑडिटर आके उनके रिसीवेबल्स और पेएबल्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इधर भी एक एक्सेप्शंस बटन है जिसपे अगर क्लिक करते हैं, रिसीवेबल्स में आपको जनरली सन्ड्री डेटर्स मिलने चाहिए, पर आप अगर एक्सेप्शंस पे क्लिक करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अगर डेबिट बैलेंस है, कोई लेजर अगर सन्ड्री क्रेडिटर है और उसका डेबिट बैलेंस है, तो वो भी आप बहुत आसानी से इधर देख सकते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल आप ऑर्डर ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशंस में जाके अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये अगर यस कर देते हैं तो आपका परचेज ऑर्डर और ऑर्डर ट्रैकिंग मैकेनिज्म आप एनेबल कर सकते हैं। ये सभी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हेल्प फाइल में अवेलेबल है। आप इनका यूज करके आपके जो डाउट्स है वो आसानी से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। सो इस तरह से F11 फीचर्स का यूज करके आप ऑर्डर प्रोसेसिंग को एनेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में जैसे मैंने आपको बताया है कि इधर एक एक्सेप्शंस का बटन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वो सब प्लेजर्स जो सन्ड्री क्रेडिटर है और जिनका डेबिट बैलेंस है बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इनको अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देके रेक्टिफाई भी कर सकते हैं।
और अगर आप देख सकते हैं इधर हर एक डेटर के लिए जो कितना पेंडिंग अमाउंट है, कितना उनका पेंडिंग बिल है, और सबसे महत्वपूर्ण कितने ऑन अकाउंट वाउचर्स है, वो बहुत आसानी से आप इधर ट्रैक कर सकते हैं। और इनका बिल टू बिल रेफरेंस देके आसानी से एक ऑडिटर इनको क्लोज कर सकता है, क्योंकि एक ऑडिटर के लिए ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे ये टूल आपको बहुत आसानी और सुविधा से ये इंफॉर्मेशन या माहिती देता है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये दूसरा सीक्रेट है टैली का। पहला सीक्रेट जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक्सेल आंख बंद करके आप एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं। उसी तरह से ये और एक फीचर है कि अगर आप जो भी है कमांड और वैल्यू ड्रिवन फंक्शंस है, ये आप पहले भी यूज करते थे। जैसे कि ये पर्टिकुलर संदर्भ में आउटस्टैंडिंग्स में आपको खाली सन्ड्री डेटर्स को फिल्टर करना है, तो आप रेंज का इस्तेमाल करके लेजर्स हैविंग ग्रुप नेम विथ नेम कंटेनिंग डेटर्स, अगर आप ये कमांड ड्रिवन फंक्शन से एक डायनामिक रिपोर्ट जनरेट आसानी से कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको खाली जो सन्ड्री डेटर्स है वो रिसीवेबल्स में दिखेंगे, और इसका आप एज वाइज बिल डेट और ड्यू डेट के मुताबिक एजिंग भी कर सकते हैं, लेस देन 180 ग्रेटर देन 180। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डेटर्स है उनको लेस देन 180 और ग्रेटर देन 180 डेज का आपको एजिंग एनालिसिस भी आसानी से मिल जाएगा। और ऑन अकाउंट वाउचर्स, पेंडिंग बिल्स एज वेल एज ऑन अकाउंट वाउचर्स भी आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आप कहीं से भी शो लेजर क्रिएट करके कहीं से भी इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टैली में आप जो भी रिपोर्ट्स है आप डायनामिकली जनरेट कर सकते हैं रेंज एंड वैल्यू फिल्टर का इस्तेमाल करके। ये टैली का दूसरा सीक्रेट है, जो आप कोई भी रिपोर्ट है उसको आप फर्दर फिल्टर करके अपना खुद का डायनामिक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो ये चीज आप पहले भी कर सकते थे, पर ऑडिटर एडिशन में आप और एक चीज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या आपको ये और एक सुविधा हमने दी है कि आपके जो भी डायनामिक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं आप उन पे ऑडिट भी कर सकते हैं। ये खासियत है ऑडिटर एडिशन की। तो रिसीवेबल के मुताबिक आप पेएबल्स का भी एक्सेप्शन अगर क्लिक करेंगे तो आपको सन्ड्री डेटर्स जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो आपको व्यतीत होगा, और ये सब सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेंडिंग अमाउंट, पेंडिंग बिल्स एज वेल एज ऑन अकाउंट वाउचर्स भी आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। सो इस तरह से ये एकमात्र जगह है जहाँ पे ऑडिटर रिसीवेबल्स और पेएबल्स को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देके उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। अभी हम अगले लाइन आइटम पे जाएंगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक क्लाइंट के लिए टैली के स्टैट्यूटरी फीचर्स यूज करने के लिए, और उसके मुताबिक उनको बहुत ही आसानी से ये रिपोर्ट कितना पेएबल है, कितना पेड है और कितना बैलेंस पेएबल है वो आसानी से मिल सकता है। और वो डिटेल लेवल पे ड्रिल डाउन करके हर एक लाइन आइटम का वाउचर लेवल पे जाके उनका निरीक्षण भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एक चीज के लिए, मैट के लिए भी आसानी से आप देख सकते हैं और इनका निरीक्षण भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए एक क्लाइंट को टैली के स्टैट्यूटरी मॉड्यूल्स और उनके मुताबिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे, पेएबल, पेड और बैलेंस पेएबल। फिक्स्ड एसेट एनालिसिस। तो फिक्स्ड एसेट एनालिसिस में आप देखेंगे कि काफी हद तक हमने एक फिक्स्ड एसेट के जो ओपनिंग बैलेंस है, एडिशंस, डिलीशंस और क्लोजिंग बैलेंस है वो व्यतीत किए हैं,
और अगर आप F1 डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे एक ऑडिटर ये चीज को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे आसानी से वो इनका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि एक ऑडिटर के लिए ये डिटरमाइन करना कि डिप्रिसिएशन की कितने नंबर ऑफ डेज है वो आसानी से देख सकते हैं इधर, और ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि हम ये कोशिश कर रहे हैं जिससे हम ये फीचर्स ला रहे हैं अगले वर्जन में, जिससे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन टैली में ही सकते हैं, पर उस समय तक आपको इनको एक्सपोर्ट करके नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डिप्रिसिएशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसिट्स, अभी आप देखेंगे कि एक F9 का मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बटन है, और मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बटन में आप पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स है। तो आप ये एक डायनामिक रिपोर्ट है जिसमें आप जो भी पीरियोडिकली लेजर्स आपको जो एनालाइज करने हैं वो आप आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसी तरह से कन्वेयंस एक्सपेंस, उसी तरह से कमीशन पेड, जैसे कि गो डाउन रेंट। तो इस तरह से जो भी पेमेंट्स आपको पीरियोडिकली करने होते हैं, महीने दर महीने या 2 महीने में, 3 महीने में, वो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करके लेजर को आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये चेंज का बटन प्रेस करके आप भी लेजर्स को अपने पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए एनेबल किया है ट्रैकिंग के लिए, तो वो सब लेजर्स आपको ये डैशबोर्ड में मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिससे आपको जो भी पीरियोडिकली ट्रैक करना है वो पीरियोडिकली वो लेजर्स को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिस रेंट के 12 वाउचर्स हैं करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी 12 वाउचर्स थे, और दोनों में आप देख सकते हैं अमाउंट का अंतर है। तो आप एंटर करके प्रेस कर सकते हैं कि महीने से महीने इनमें क्या परिवर्तन आया है, और कहाँ पे कुछ चीज है जिनको आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर ये 2,50,000 रेंट बता रहा है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपने देख सकते हैं कि इन्होंने एक पेमेंट की भी एंट्री की है, और सेम रेंट के लिए उन्होंने एक जर्नल की एंट्री भी रिकॉर्ड की है। तो शायद ये केस है जहाँ पे उन्होंने डुप्लीकेट एंट्री पास की है। तो आप इधर से ही उनको नीड क्लैरिफिकेशन रेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि ऑडिट के कमेंट्स भी अपडेट हो जाते हैं, और आप ऑल्ट पे करके इसका प्रिंट आउट अगर लेंगे तो ये कमेंट्स के साथ आपको अपडेट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये आपका वर्किंग पेपर्स के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इस तरह से आप कहीं से भी ऑडिट का स्टेटस अपडेट करके उनके कमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पीरियोडिकली महीने दर महीने ये जो भी लेजर्स है उनका निरीक्षण कर सकते हैं, और आप जो भी सितंबर एंड का जो रश है उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, अगर आप महीने दर महीने इनको ट्रैक कर सके, और क्लाइंट को आप एनकरेज कर सके कि इनकी महीने दर महीने एंट्री कर सकें, ताकि आपको आपको और क्लाइंट को दोनों को सहूलियत हो। तो इस तरह से पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था ये डायनामिक डैशबोर्ड है, जैसे ही आप क्लैरिफिकेशन पूछेंगे इधर अपडेट भी अपने आप हो जाएंगे डायनामिकली। अभी हम चलते हैं रिपीट वैल्यू ट्रांजेक्शन पे। रिपीट वैल्यू ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि एक लेजर के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए
कि हिंदुस्तान टिम्बर्स हिंदुस्तान टिम्बर्स में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी खरीद की है वो खरीद में आप देख सकते हैं दोनों का अमाउंट एकदम एग्जैक्टली सेम है। और आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके लेजर लेवल पे जाके इनका निरीक्षण भी कर सकते हैं कि अगर पार्टी सेम है, आइटम सेम है, कितनी क्वांटिटी है और कितना रेट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे लाइन आइटम पे जाके आप इसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। अगर एक ऑडिटर को तो इस तरह से एक ऑडिटर के लिए अगर कोई भी चीज 2 बार से ज्यादा या एक बार से ज्यादा एंटर की है तो इसका एक एक्सेप्शन के तौर पे उन्होंने वो लेजर्स को हाईलाइट किया है जिनका वो ऑडिटर जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये एक्चुअली डुप्लीकेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस केस में आप ये चीज अंडर ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं या इसको भी आप एक सीनियर को आपके क्लैरिफिकेशन के लिए भी मांग सकते हैं। इनफैक्ट आप क्लाइंट को डायरेक्टली सपोर्टिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। सो इस तरह से देखेंगे कि रिपीटेड वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपको बहुत ही आसानी से ये चीज प्रदान करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था एंटर प्रेस करके रेंज का इस्तेमाल करके आप इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं आपके डायनामिक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। और आप इस पे ज्यादा जांच पड़ताल और निरीक्षण भी कर सकते हैं और ऑडिट भी कर सकते हैं। और आप जैसे आप देखेंगे कि नीड क्लैरिफिकेशन में ये जो भी हमने रेस किया है वो दोनों क्लैरिफिकेशन इधर आ गए हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन एक क्लाइंट को कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको इधर व्यतीत करता हूँ। उनके पास ऑडिट एंड कंप्लायंस मेन्यू नहीं रहेगा तो वो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन्फो, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन्फो में अगर आप देखेंगे ये दोनों क्लैरिफिकेशन आ गए हैं। तो इधर से ही वो इनका जवाब दे सकते हैं, शैल प्रोवाइड द सपोर्टिंग। और दूसरे और उस तरह से आप देखेंगे कि इसका क्लैरिफिकेशन वो आसानी से दे सकते हैं। और अगर आप ऑडिट एंड कंप्लायंस मेन्यू में अगर वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीड क्लैरिफिकेशन से दोनों क्लैरिफाइड टू बी री ऑडिटेड में चले गए हैं। और आपने जो भी क्लैरिफिकेशन रेज किए हैं और क्लाइंट ने उनका जो भी जवाब दिया है आप आसानी से आप इसको देख सकते हैं और ऑल्ट की करके इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। और ये प्रिंट आउट आप वर्किंग पेपर के तौर पे पीयर रिव्यू के लिए या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एक ऑडिटर के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था लेखा परीक्षा का जो भी सबूत है वो आप आसानी से ऑडिटर एडिशन से ले सकते हैं। और अब अब हम चलते हैं रिलेटिव साइज फैक्टर पे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। अनयूजुअल जो भी असाधारण घटना जो घटी है उसका आपको अगर निरीक्षण करना है तो आप आसानी से वो लेजर के लिए इसका निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिलेटिव साइज फैक्टर हर एक लेजर के लिए आया है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे अगर आप देखेंगे जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू को सेकंड हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है, जिससे कि रिलेटिव साइज फैक्टर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। हालांकि ये रिलेटिव साइज फैक्टर अगर 1 या 2 है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो
गिना जाता है स्टैंडर्ड्स के तौर पे कि वो नॉर्मल है। जहाँ पे भी रिलेटिव साइज फैक्टर 1 या 2 से ज्यादा है, वो कैंडिडेट बन जाता है निरीक्षण करने का, फर्दर स्क्रूटनी करने के लिए, और जनरल लेजर स्क्रूटनी या जनरल लेजर पीयर रिव्यू के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर मंथ का जो एवरेज है वो 2-3 हजार के आसपास है, जो कि एक्सेप्टेबल है। पर अचानक से ये 50,000 का डिफरेंस कैसे आता है, वो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप लेजर लेवल पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जेनसेट परचेज किया है। वो जेनसेट का भी उन्होंने कैपिटलाइज करने की जगह पे वो एंट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में डाल दिया है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि एक ऑडिटर के लिए ये जांच पड़ताल करना कितना आसान हो जाएगा। वो ये जांच पड़ताल बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, पर खाली उनको ये सब चीज करने के लिए काफी समय लग जाता है, और ये समय का जो सेविंग है वो ऑडिटर एडिशन आपको इतनी सरलता से और आसानी से प्रदान करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिलेटिव साइज फैक्टर कितनी एक जनरल लेजर स्क्रूटनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और F12 कॉन्फ़िगरेशंस पे आप क्लिक करके आप रिलेटिव साइज फैक्टर ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 6 पे भी फिल्टर कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, और खाली वही लेजर्स पे कंसंट्रेट कर सकते हैं जिनको आपको कंसंट्रेट करना है, और उस पे आप ऑडिट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता से ऑडिटर एडिशन ने आपको डेटा एनालिसिस का ये सुविधा दी है, जिससे आप ऑडिट का फोकस डिटरमाइन कर सकते हैं, उस ऑडिट का डेटा क्लीन कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऑडिटिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग करने के लिए आप ये कितनी सरलता से ऑडिटर एडिशन एक ऑडिटर को मदद रूप है। और हर एक लाइन आइटम पे आप देख सकते हैं, आप स्पेस बार प्रेस करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और हर एक लाइन आइटम जो कंप्लीट हो गया है वो आप उसको यस पे भी अपडेट कर सकते हैं, ताकि हर एक जो भी ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे लॉगिन करता है वो आसानी से ये डिटरमाइन कर सके कि ऑडिट का स्टेटस कहाँ पे है और कितने तक पहुंचा है। आशा है आप सबको कोई क्वेरीज नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं ऑडिटिंग के लिए, जहाँ पे एक्चुअल वाउचिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स में अगर आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको वाउचर टाइप ऑडिट का ऑप्शन या सुविधा दी गई है, जिससे आप 100% वाउचर टाइप के बेसिस पे आप 100% ऑडिट भी कर सकते हैं, और आपको उसके रिस्पेक्टिव ऑडिटेड वाउचर्स का भी निरीक्षण इधर मिल जाएगा। और दूसरा है, आप स्पेस बार प्रेस करके आप सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, और काफी सारी सैम्पलिंग मेथड्स जो स्टैंडर्ड्स के तौर पे यूज हो जाती है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑडिटर एडिशन में। आपको खाली मात्र वो सैम्पलिंग मेथड को सिलेक्ट करके उनका जो रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है वो देना है। जैसे कि मैंने अमाउंट रेंज सिलेक्ट की है, मिनिमम अमाउंट मैंने 10,000 दी है, और मैक्सिमम अमाउंट मैंने 1 लाख दी है। और ये करने के बाद अगर आप देखेंगे आपको एक्सेप्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो 681 में से अपने आप ऑडिटर एडिशन सैम्पल्ड वाउचर आपको प्रदान करेगा, जिससे आप इस पे ऑडिट भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से सैम्पल्ड वाउचिंग एज वेल एज 100% वाउचिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ऑडिटर एडिशन में। आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट रेंज जो भी आपने दी है उसके तौर पे ये इन्होंने वाउचर्स को एक्सेप्शंस को लिस्ट किया, और इस पे आप वेरिफिकेशन कमेंट्स कर अपडेट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देखेंगे
कि सैम्पलिंग मेथड अप्लाई होने के बाद वो इधर डिस्प्ले भी हो जाएगा। उसी तरह से मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके सैम्पलिंग मेथड्स में जाके आप हर एक ग्रुप लेवल पे, लेजर लेवल पे अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स का एप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ग्रुप लेवल पे एक अलग सैम्पलिंग मेथड असाइन कर सकते हैं और एक लेजर वो ग्रुप के अंदर जिनको आपको अलग सैम्पलिंग मेथड असाइन करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और इधर से आप अगर कोई सैम्पलिंग मेथड आपने असाइन की है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो प्रेस स्पेस बार प्रेस करके आप डिलीट सैम्पलिंग भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे सैम्पलिंग मेथड का ऑप्शन चला जाएगा जो भी आपने असाइन किए है। सैम्पलिंग मेथड का रेलेवेंस ये है कि आपको एक ऑडिटर को 100% ऑडिट करना बहुत मुनासिब नहीं होता है आज के तौर पे, तो हमने ये सुविधा दी है जिससे आप जो भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो भी सैम्पलिंग मेथड अवेलेबल है वो आपको आप इधर कोई भी ग्रुप लेवल पे प्रेस करके सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन पे प्रेस करेंगे तो आपको वो सारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो भी सैम्पलिंग मेथड्स है वो आपको अवेलेबल है और इसको आप सिलेक्ट करके उन हर एक सैम्पलिंग मेथड का कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सैम्पलिंग मेथड सिलेक्ट करके अप्लाई करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आपने सैम्पलिंग मेथड असाइन नहीं की थी तो आपको 681 वाउचर्स को देखना होता। अब आपने सैम्पलिंग मेथड अगर असाइन कर दी है तो आपको 241 वाउचर्स पे ही कॉन्सेप्ट होना है। मुंडेरी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? राजीव जी, क्या आपको कोई प्रश्न है इसके बारे में? ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से डेटा एनालिसिस करने के बाद एक वाउचिंग एक्चुअल वाउचिंग भी बहुत ही आसानी से एक ऑडिटर कर सकता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मैं और एक बार सैम्पलिंग मेथड असाइन करने का प्रोसीजर दोहराना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स में इंटर करते ही आपको ये लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेंगे। आप अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो जो भी लेजर आपने हाईलाइट ग्रुप आपने हाईलाइट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन है कि हर एक वाउचर को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप ऑल वाउचर सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट रेंज के बेसिस पे आप सैंपल कर सकते हैं। बेनफोर्ड एनालिसिस के बेसिस पे आप उसको सैंपल कर सकते हैं। इवन नंबर वाउचर्स के बेसिस पे आप उसको सैंपल कर सकते हैं। ऑड नंबर वाउचर्स के बेसिस पे आप उसको सैंपल कर सकते हैं। स्पेसिफिक वाउचर्स के तौर पे आप स्पेसिफिक पीरियड के तौर पे आप पीरियड सिलेक्ट करके आप वो पर्टिकुलर चीज का सैंपल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर 09 टू 31 मार्च 10। आपको खाली ये पीरियड में जो भी
वाउचर्स है करंट एसेट्स के, खाली वो ही सैंपल करने हैं। तो आप आसानी से वो सैम्पलिंग मेथड असाइन करने के बाद आप एक्सेप्ट अगर प्रेस करते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक पीरियड का सैम्पलिंग असाइन हो जाता है। और 600 वाउचर्स में से आपको खाली 400 वाउचर्स पे आप कंसंट्रेट करके सैंपल ऑडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर टू मार्च के जो भी ट्रांजैक्शन है खाली उन्हीं के रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे ऑडिट करने के लिए। तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स में 100% ऑडिट कर सकते हैं या सैंपल ऑडिट कर सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्प फाइल में लॉगिन करके आप इसका अ, हर एक सैम्पलिंग मेथड्स का वर्णन दिया हुआ है जो आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने इस पे इंक्लूड किया है जो ऑडिटर एडिशन आपको प्रदान करता है। और हर एक लाइन आइटम पे जैसे आप देखेंगे ऑडिटेड अंडर ऑब्जर्वेशन नीड वेरिफिकेशन, जैसे ही आप ऑडिट करते हैं आप ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कमेंट्स भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और स्पेस बार प्रेस करने पे आप कोई भी लेजर को अपडेट भी कर सकते हैं एज रिलेटेड पार्टी और उनका रिलेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से एक ऑडिटर रिलेटेड पार्टी का डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेबल डैशबोर्ड आसानी से ऑडिट भी कर सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, आप इधर एंटर प्रेस करके हर एक चीज का ऑडिट भी कर सकते हैं। सो एक ऑडिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर सके और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन उनको प्रेजेंट भी करने होते हैं स्टैट्यूटरी तौर पे। तो इससे ये टूल बहुत ही आसानी से ये इंफॉर्मेशन या माहिती ऑडिटर को प्रदान करता है। अब हम चलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन पे। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन पे आप देख सकते हैं कि अगर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो इधर लिस्ट किए जाएंगे, जिनकी सूची आपको इधर मिल जाएगी। और आप इधर एंटर प्रेस करके आप इनको ऑडिट भी कर सकते हैं या कंट्रोल एंटर प्रेस करके वाउचर लेवल पे जाके इनका निरीक्षण भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज के लिए ठीक से एक्सचेंज रेट एंटर किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से एक ऑडिटर आसानी से फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आप देख सकते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑलरेडी पीरियोडिक पेमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा है, रिलेटेड पार्टी का कॉन्फ़िगरेशन देखा है। उसी हिसाब से माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आप जो भी लेजर्स है वो लेजर्स को आप स्पेस बार प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उनको माइक्रो स्मॉल और मीडियम या वापस उनको अगर ब्लैंक करना चाहते हैं तो ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता से ऑडिटर एडिशन आपको ये कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड बनाने की अनुमति देता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ट्रांजेक्शन ट्रैक करने के लिए, पीरियोडिक पेमेंट्स ट्रैक करने के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ट्रैक करने के लिए, सैम्पलिंग मेथड असाइन और रिमूव करने के लिए। उसी तरह से सैलरी वेज पेमेंट अगर आप देखेंगे ये सत्यम के स्कैम के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डैशबोर्ड हो जाता है एक ऑडिटर के लिए डिटरमाइन करना कि अभी का हेड काउंट क्या है। तो वो आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अभी का हेड काउंट क्या है। ऑफिस वाइज वो ओपनिंग बैलेंस, न्यूली ज्वाइन, रिजाइंड, क्लोजिंग बैलेंस ट्रैक कर सकते हैं और मंथ ऑन मंथ उनकी जो भी अर्निंग्स है वो ट्रैक कर सकते हैं। और अगर वो लेफ्ट और राइट साइड में अगर एंटर करते हैं तो एम्प्लॉय वाइज उनकी अर्निंग ट्रैक कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करने पे वो जो भी पेरोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है
वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और इनका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। पर ये सब चीज के लिए एक क्लाइंट को पेरोल टैली का पेरोल यूज करना बहुत ही जरूरी है। उसके हिसाब से आपको पेरोल के एंट्रीज भी करने पड़ेंगी, तभी आपको ये रिपोर्ट उपलब्ध होगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सरलता से डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं और ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, और कोई भी सीए या उनके स्टाफ लॉगिन करके ऑडिट का स्टेटस का निरीक्षण भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑडिट जर्नल्स पे। ऑडिट जर्नल्स में अभी आप देखेंगे हमने ऑडिट ऑलरेडी कर दिया है। एक ऑडिटर ने डेटा डेटा एनालिसिस और ऑडिट वाउचिंग कर दिया है। उसके बाद फाइनलाइजेशन एंट्री पास करने के लिए हमने ऑडिट जब वो फाइनलाइजेशन एंट्री पास कर सकते हैं एक क्लाइंट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सीए एक ऑडिटर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैशबोर्ड हो जाएगा, जिनसे वो एक क्लाइंट के लिए उन्होंने कौन कौन से एंट्रीज पास किए हैं फाइनलाइजेशन के लिए, वो आसानी से इधर से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इधर से वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हर एक लाइन आइटम को में जाके वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी फाइनलाइजेशन एंट्रीज पास की है वो एक्सपोर्ट करके क्लाइंट इंपोर्ट कर सकता है, ताकि दोनों का डेटा सही रहेगा और कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं रहेगा। और ऑडिटर के लिए भी एक रिकॉर्ड सिस्टम में ही रहेगा कि उन्होंने एक क्लाइंट के लिए कौन से फाइनलाइजेशन एंट्रीज पास किए हैं, ये सब अप्रोप्रिएशन के तौर पे। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी आपने फाइनलाइजेशन एंट्रीज पास कर दी है और अब आप ऑडिटर एडिशन से काफी हद तक शेड्यूल 6 के मुताबिक बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उपलब्ध कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर्स पे आप क्लिक करके शेड्यूल नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। ये आप अल्फाबेटिक, रोमन, न्यूमेरिक, जो जिस तरह से आप चाहिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैन्युअली आप एंटर कर सकते हैं और नोट्स के तौर पे आप हर एक शेड्यूल पे आपके नोट्स भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑडिटर एडिशन सहूलियत देता है शेड्यूल नंबरिंग के लिए, और शेड्यूल के लिए नोट्स आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि आपको ऑडिटर एडिशन ये सुविधा भी देता है कि अगर आपको ग्रुपिंग चेंज करना है तो आप वो ग्रुपिंग भी इधर से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अनसिक्योर्ड लोन में हैं, अनसिक्योर्ड लोन में डीईएफ लिमिटेड से फॉर एग्जांपल आप इसको अनसिक्योर्ड लोन से सिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप जो भी है शेड्यूल 6 का ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डीईएफ लिमिटेड को मूव करना है सिक्योर्ड लोन्स में। और आप देखेंगे कितनी ही आसानी से इधर से डीईएफ लिमिटेड निकल जाएगा और सिक्योर्ड लोन के अंदर डीईएफ लिमिटेड डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी ग्रुपिंग चेंज है वो क्लाइंट के ग्रुपिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। ये प्योरली एक ऑडिटर के रिपोर्टिंग के लिए है, जिससे वो ये रिपोर्ट में सुधार करके उसका एक्सपोर्ट भी आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। और एक्सेल में भी वो इसमें अगर कुछ सुधार और करना है या कुछ एडिशंस डिलीशंस और करने हैं तो वो बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और उसी तौर पे आपको पता होगा कि सन्ड्री डेटर्स में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस काफी रहेंगे। तो एक ऑडिटर के लिए अगेन ये भी बहुत आसान हो जाएगा। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके आपने अभी देखा था कि शेड्यूल 6 के ग्रुप्स में आप कैसे मूव कर सकते हैं, उसी तरह से डिफॉल्ट ग्रुप पे भी आप मूव कर सकते हैं सन्ड्री डेटर्स को। और इधर आप एफएल कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करके अलाउ मूवमेंट बेस्ड ऑन डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑल्सो उसको भी आप यस कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स विद ग्रुप नेट बैलेंस हैविंग डेबिट बैलेंस आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, और हैविंग क्रेडिट बैलेंस आप एक डिफॉल्ट ग्रुप पे
मूव कर सकते हैं। या तो आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर सकते हैं, या इधर से आप नया ग्रुप क्रिएट करके उस पे भी आप ये सब लेजर्स जो सन्ड्री डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सरलता से आपको ग्रुपिंग का जो भी ग्रुपिंग में जो भी परिवर्तन चाहिए वो आसानी से ऑडिटर एडिशन आपको शेड्यूल 6 रिपोर्टिंग के तौर पे उपलब्ध कराता है, और आप आसानी से आप इसको एक्सपोर्ट करके आप इसको फर्दर ज्यादा सुधार भी कर सकते हैं आपके मुनासिब आपके मुताबिक। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ये डिटेल्स एंटर कर सकते हैं शेड्यूल्स डिस्प्ले करने के लिए, और आप ये डिक्लेरेशन भी एक ऑडिटर अपनी डिक्लेरेशन भी दे सकता है और उनकी जो डिटेल्स है वो एक बार अपडेट कर सकता है, और उसके तौर पे ये प्रिंट आउट भी ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप शेड्यूल 6 का बैलेंस शीट जनरेट कर सकते हैं करंट और प्रीवियस ईयर की माहिती के साथ, शेड्यूल नंबरिंग के साथ, सिग्नेटरीज जो भी है उसकी डिटेल्स के साथ, और जो भी शेड्यूल्स है उसके साथ, शेड्यूल्स के जो भी रेलेवेंट नोट्स अगर आपने दिए हैं उसके साथ। तो कितनी आसानी से आप टैली में से ये जनरेट कर सकते हैं, कितनी सरलता से जनरेट कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी आप जनरेट कर सकते हैं। आप शेड्यूल नंबरिंग चेंज कर सकते हैं आपके मुताबिक इनकम और एक्सपेंडिचर के तौर पे, और इधर भी आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं जैसे आपको बैलेंस शीट में बताया था, और ऑल्ट पी करके आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इधर भी आपको अगर आप डिटेल्स एक बार एंटर करते हैं तो आपको और एक बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिटेल आपके एक पर्टिकुलर क्लाइंट के डेटा में रिटेन रहेगी, और आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, नहीं तो टूल अपने आप वो डिटेल्स डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से जैसे बैलेंस शीट डिस्प्ले हुई है उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस भी आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं डिटेल्स के साथ, शेड्यूल नंबरिंग के साथ और नोट्स के साथ, और इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल पे और ज्यादा सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपने देखा कितनी आसानी से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, वाउचिंग कर सकते हैं, वाउचिंग करने के बाद फाइनलाइजेशन एंट्री पास कर सकते हैं ऑडिट जर्नल्स के तौर पे, और फाइनलाइजेशन एंट्रीज पास करने के बाद रिपोर्टिंग भी आसानी से टैली से उपलब्ध हो सकता है। तो और इस तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिट आप देख सकते हैं काफी हद तक काफी सारे ऑडिट में इस्तेमाल हो सकता है। और अभी एक नया फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर एडिशन एक ऑडिटर के लिए ऑडिट प्रोग्राम का एक टूल प्रदान करता है या सुविधा प्रदान करता है जिससे कि एक ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है कि उनको उनका ऑडिट का स्कोप क्या है, उनको कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं ऑडिट करने के लिए। वो आसानी से एक प्लान या एक नीति बना सकते हैं जिससे वो ऑडिट कर पाए, और उनको ऑडिट करने के बाद वो उनके जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स भी इधर अपडेट कर सकते हैं। आपको आप ऑडिट एंड प्रोग्राम में एंटर करके सेट ऑल्टर क्लाइंट डिटेल्स को आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट क्लाइंट्स के डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे। इधर आप ऑडिटर की डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप टीम मेंबर को भी आसानी से एंटर कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा टीम मेंबर का भी एंट्री कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप टीम मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमने जो भी एरियाज ऑफ ऑडिट जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है ऑडिटर एडिशन में वो लिस्ट किए हैं, और जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो भी ऑडिट प्रोग्राम में जो एरियाज ऑफ ऑडिट कवर्ड है उनका भी हमने
ये सूची दी हुई है ऑडिटर को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आसानी से वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑडिट सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ डेट रेंज, पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं। इधर ये ऑडिट प्लान का कितनी हद तक आप ऑडिटिंग करेंगे, 100%, 50%, 25% आप उसको इधर मेंशन कर सकते हैं ऑडिटर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक एरिया ऑफ ऑडिट के लिए अगर कुछ भी कमेंट्स अपडेट करने हैं तो कस्टम रिमार्क्स भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया था, ये सूची में हमने एक सुविधा दी है यूजर डिफाइंड एरिया ऑफ ऑडिट के लिए। हर एक ऑडिटर का एक अनूठा वर्तन होता है एक ऑडिट को डील करने के लिए, और उनके एरियाज ऑफ ऑडिट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम इधर एक कस्टम एरिया ऑफ ऑडिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिससे वो ऑडिटर अपने हिसाब से अपना एरिया ऑफ ऑडिट भी डिटरमाइन कर सकता है, नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई कर सकता है। और अगर आप देखेंगे कस्टम एरिया ऑफ ऑडिट इधर भी हाईलाइट हो जाएगा, मतलब जो भी एरियाज ऑफ ऑडिट अगर ऑडिटर डिफाइन करता है वो ऑटोमेटिकली ये सूची में एंटर हो जाएंगे आगे के ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए। इधर भी मैं अपडेट कर देता हूँ डेट 20th अप्रैल टू 30th अप्रैल, नीलेश 50%, और इस ऑडिट प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑडिटर एडिशन अभी एक ऑडिटर के लिए एक नीति बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। और ऑल्ट भी करके वो कितनी आसानी से इसका प्रिंट आउट लेके अपने टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हर एक टीम मेंबर को ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आसानी से वो माहिती दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक क्लाइंट के लिए भी ये वो सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ये चीज एक्सपोर्ट कर सके, ताकि क्लाइंट को पता चले कि उन कौन कौन सी चीजें ऑडिट कर रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम टैक्स ऑडिट में जो भी थोड़े बहुत फीचर्स है वो आपको बताते हैं। आशा है आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट में कोई सवाल नहीं है अभी। ठीक है, हम लोग चलते हैं टैक्स ऑडिट में। टैक्स ऑडिट में आप देख सकते हैं कि हम हमने सुविधा दी है ये 7 क्लॉजेस के लिए। 7 क्लॉजेस के लिए आप आसानी से ऑडिटर एडिशन के में एनेक्शर जनरेट कर सकते हैं, और ये आप फॉर्म 3 CD में अटैच भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A3। अगर आप देखेंगे कि इसमें आप कई सारे लेजर स्किप भी कर सकते हैं और कई लेजर्स एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। इनका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी ये ऑडिटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर लेजर के लिए कैश पेमेंट्स 20,000 से अगर ज्यादा होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करना और उनको रिपोर्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो एक ऑडिटर एडिशन आपको बहुत आसानी से ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A3 के तौर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं
ये फीचर्स में आप एग्रीगेट फॉर द डे सेट कर सकते हैं और एग्रीगेट अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको वो सब लेजर्स इधर उपलब्ध होंगे जिनका कैश पेमेंट्स 20,000 से ज्यादा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप आसानी से एक लेजर पे जाके आप वो पर्टिकुलर लेजर पे हर एक क्लॉज के लिए हमने एक अलग ऑडिट स्टेटस दिया है, तो उस हिसाब से आप इसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं और कितना अमाउंट डिसअलाउ करना है वो भी आप आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप शो ऑल वाउचर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने ऑडिट किया है उसका माहिती भी आपको मिलेगी। आपने जो ऑडिट कमेंट्स पास किए हैं उसकी माहिती भी मिल जाएगी। और ऑल्ट पी करके आप देख सकते हैं कि डायनामिकली एक एनेक्सर जनरेट हो जाएगा और इसमें आपके ऑडिट स्टेटस के मुताबिक आपने जो भी अलाउ डिसअलाउ किया है उसकी माहिती आप आसानी से मिल सकते हैं आप, और ये चीज आप आसानी से फॉर्म 3CD के साथ अटैच भी कर सकते हैं। ये हमने ये 7 क्लॉजेस के लिए सपोर्ट किया है। आप सातों 7 क्लॉज पे आप ऑडिट कर सकते हैं, उसके कमेंट्स अपडेट कर सकते हैं और बहुत ही सरलता से आपको वो एनेक्सर्स भी ऑडिटर एडिशन से जनरेट कर सकते हैं। और जैसे कि इस केस में कई लेजर्स ऐसे हैं जिनका कैश पेमेंट्स अगर 20,000 से ज्यादा भी है एक पर्टिकुलर लेजर के लिए वो अलाउ होते हैं। जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट को या स्टैट्यूटरी कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी को एक पेमेंट दिया है कैश में तो वो अलाउड होता है। तो वो हम कैसे इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं? आप स्पेस बार प्रेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल एंटर प्रेस करने पे आप वो रिस्पेक्टिव क्लॉज सिलेक्ट कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव क्लॉज को आप डेट रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कब से कब तक ये पर्टिकुलर क्लॉज एप्लीकेबल है। तो इसके तौर पे आप देखेंगे कि एडवांस टैक्स जो कि कैश पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 20,000 था वो ये सूची से चला जाएगा और वो शो स्किप्ड की सूची में चला जाएगा। और अगर आप कॉल्ट पे करके इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उस सूची में भी वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो एक एनेक्सर्स में जो भी डिस्प्ले होना है आपके ऑडिट कमेंट्स के बेसिस पे वो डिस्प्ले होगा और आप आसानी से वो एनेक्सर फॉर्म 3CD के साथ अटैच भी कर सकते हैं। उसी तरह से लोन्स एक्सेप्टेड एंड डिपॉजिटेड इन एक्सेस ऑफ 20,000 उसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। आप हर एक लेजर पे जाके आप रेंज एंड फिल्टर का इस्तेमाल करके आप इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट। आप इनका अमाउंट स्पेसिफाई करके और हर एक चीज पे आप ऑडिट भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हर एक क्लॉज में जो भी ऑडिट स्टेटस है वो अलग अलग रहेगा। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से एक ऑडिटर ये ऑडिट स्टेटस सिलेक्ट करके ऑल्ट पी करके आसानी से इसका एनेक्सर जनरेट कर सकता है। उसी तरह से लोन्स डिपॉजिटेड रीपेड इन एक्सेस ऑफ इन कैश इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट आप वो भी ट्रैक कर सकते हैं। आप ग्रुप पे सिलेक्ट करके लोन्स एंड लायबिलिटीज पे फिल्टर कर सकते हैं और आपको वो लिस्ट ऑफ लेजर्स मिलेंगे और वो लिस्ट ऑफ लेजर्स पे आप का फर्दर निरीक्षण आप कर सकते हैं। जैसे कि इस लेजर में आप देख सकते हैं काफी सारी लाइन आइटम्स है, तो आप ये रेंज का इस्तेमाल करके आप इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं और आप इस पे ऑडिट भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस क्लास में भी आप क्लास के मुताबिक ऑडिट हर क्लास के लिए एनेक्सर जनरेट करने के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। उसी तरह से बैलेंस बोनस पीएफ ईएसआई रिकवरीज अगर आप देखेंगे कि कितनी सरलता से इसके लिए टैली का पेरोल मॉड्यूल इस्तेमाल करना और उसके मुताबिक उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है।
तभी आपको ये रिपोर्ट मिल पाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये फीचर्स में जो भी डेट्स रहेंगे उसके मुताबिक ये स्टैट्यूटरी पेमेंट्स को वेदर पेड ऑन टाइम पेड लेट वो स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं। आप आसानी से हर एक ट्रांजेक्शन में एंटर करके आप इसका स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। सो इस तरह से स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए आप पेमेंट स्टेटस ट्रैक करने के लिए आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे ऑल्ट पी करके आप इसका कनेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ही बारीकता में डिटेल में आपको इसका वर्णन मिलेगा जो आप अगेन फॉर्म 3CD में सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से अमाउंट पेमेंट टू स्पेसिफाइड पीपल, जैसे हमको बताया था आपने जो भी पार्टीज रिलेटेड पार्टीज के तौर पे सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली इधर डिस्प्ले होगी और उसके जो भी ट्रांजेक्शन है वो भी आपको इधर डिस्प्ले किए जाएंगे और आप हर एक ट्रांजेक्शन पे जाके ऑडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर भी लॉस के मुताबिक जो भी स्टेटस है वो अपडेट हो चुके हैं और उधर भी आप ऑल्ट पी करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और फॉर्म 3CD के साथ अटैच कर सकते हैं। और पेमेंट्स अंडर सेक्शन 43 भी, खैर इसके लिए आप ऑडिटर क्लाइंट को जो भी स्टैट्यूटरी मॉड्यूल्स है वो इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है और उसके तौर पे आप इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं और ऑडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो भी क्लॉजेज है सातों क्लॉजेज का एनेक्चर आप टैली में से जनरेट कर सकते हैं और वो जनरेट होगा आपके कमेंट्स के मुताबिक। तो ऑडिटर जो भी कमेंट्स देता है ऑडिट स्टेटस जो हर एक क्लॉज के लिए अलग अलग दिए हैं उसके बेसिस पे एनेक्चर क्रिएट होगा और जो भी आप उस पर ऑडिट भी कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस डैशबोर्ड में था ऑडिटेड, आपको ऑडिटेड का टोटल इधर मिल जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन का इधर मिल जाएगा, नीड क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाइड टू बी री-ऑडिटेड, ऑल्टर्ड टू बी री-ऑडिटेड और ऑडिट कंप्लीट। हर जैसे उसमें था आप हर एक लाइन आइटम पे स्पेस बार प्रेस करके आप ऑडिट को सेव कर सकते हैं और ऑडिट कंप्लीट को यस कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ऑडिट कंप्लीट एक लाइन आइटम के लिए अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टैट्यूटरी ऑडिट में था उसी तरह टैक्स ऑडिट में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैशबोर्ड है जहाँ पे एक ऑडिटर या उसके स्टाफ मेंबर्स या कोलीग्स ये डिटरमाइन कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं कि कितने वाउचर्स अनऑडिटेड है, उसमें से कितने ऑडिटेड है और उनका क्या स्टेटस है, अब तक का ऑडिट का क्या स्टेटस है, वो आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से 44AB में ऑडिटर एडिशन 7 क्लॉज सपोर्ट करता है और फॉर्म 3CD में हम ऑल 32 क्लॉजेस सपोर्ट किए हैं और हर एक क्लॉज में अगर आप एंटर करते हैं हर एक क्लॉज का हमने एक सिलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन दिया है जो कि हर एक क्लॉज के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, वो हमने बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए उपलब्ध कराया है। और अगर आप चाहें तो आपका यूजर डिफाइंड टेक्स्ट भी आप एंटर कर सकते हैं आपके मुताबिक। तो कितनी आसानी से आप फॉर द टाइम बिंग आपको हर एक क्लॉज में जो भी 32 क्लॉज है उसमें मैन्युअली एंटर करना रहेगा एक बार के लिए और दूसरी बार से आप नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉपी फ्रॉम का इस्तेमाल करके प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आप ये जो भी क्लॉजेस है जिसका कॉमन डिस्क्रिप्शन या कॉमन वर्णन रहेगा वो आप आसानी से क्लॉज बाय क्लॉज कॉपी कर सकते हैं या इधर से ही ऑल 32 क्लॉजेस का एक साथ कॉपी कर सकते हैं। आप हर एक क्लॉज में एंटर करके अगर कॉपी करेंगे तो क्लॉज बाय क्लॉज कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप
फॉर्म 3CD से कॉपी फ्रॉम करते हैं तो पूरा का पूरा 32 क्लॉजेस का आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों सुविधा दी है, आपके मुताबिक आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं एनेक्शल 1 टू फॉर्म 3CD, इसमें ये काफी सारी जो माहिती है वो आपको मैन्युअली फीड इन करनी है और उसके बेसिस पे आप एनेक्शल जनरेट कर पाएंगे। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो टैली में डिफॉल्ट डेटा है और जो भी एनेक्शर्स आपने देखे टैक्स ऑडिट में वो लिंक करने के लिए, ताकि आपको ऑडिटर को ये मैनुअल एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, पर वो फीचर का ऑडिटर एडिशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए आप आसानी से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके एक्सेल में इसका सुधार भी कर सकते हैं और ऑल्ट पी करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सरलता से आप फॉर्म 3CD ऑडिटर एडिशन से जनरेट कर सकते हैं सभी माहिती के साथ। और शायद आपको एक जो भी रिस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके हस्ताक्षर ही लेने पड़ेंगे, ऑटोग्राफ से काम चल जाएगा आपका। कितनी आसानी से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और इसको सबमिट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने देखा कि टैक्स ऑडिट में 7 क्लॉजेस का आप एनेक्सर जनरेट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। फॉर्म 3CD के तौर पे आप डॉक्यूमेंट्स टैक्स ऑडिट के लिए जनरेट करके आप उसका सबमिशन भी कर सकते हैं टैली में से। फॉर्म 3CA और CB ये खाली एक स्टैंडर्ड के मुताबिक कई सीए को ये डॉक्यूमेंट चाहिए था, एक बेसिकली ये डिक्लेरेशन है जिसका भी हमने बहुत आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं और आप सबमिट भी कर सकते हैं, फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB। ये स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसी हिसाब से आपको ऑडिटर एडिशन में सेम फॉर्मेट में आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो काफी सारी ऑडिट के लिए आप स्टैट्यूटरी ऑडिट का यूज कर सकते हैं, और टैक्स ऑडिट के लिए जो भी क्लॉजेस सपोर्टेड है ऑडिटर एडिशन में आप उसको ऑडिट करके फॉर्म 3CD, CA और CB जनरेट कर सकते हैं। जहां तक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का सवाल है, आप देख सकते हैं कि करंटली काफी सारी चीजें हमने ऑलरेडी टैक्स ऑडिट में कवर कर ली है, पर हम इसको और ज्यादा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें करंटली आपको वैट और TCS का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टम आपको ये बताता है कि ये वाउचर्स में से कितने वाउचर्स अंदाजन गलत है। तो आप इसको एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं कि आपको टूल आपको वो लेजर का नाम भी बताएगा और वो रीजन का जो भी कारण है उसका वर्णन भी आपको इधर बताएंगे कि क्यों हमको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर लेजर में कुछ प्रॉब्लम है। आप आसानी से इस पे एंटर करके वैट या TCS का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप उस पे कमेंट्स अपडेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड पे ये कमेंट्स अपडेट हो जाएंगे और आसानी से ये स्टैट्यूटरी वैट और TCS के लिए आप पेएबल, पेड, बैलेंस पेएबल, ड्यू ऑन ट्रैक कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर डैशबोर्ड से। सो इससे हमारी ऑडिटर एडिशन की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है और अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और
आशा है कि ये प्रेजेंटेशन ऑडिटर एडिशन के बारे में आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है और आशा करता हूं कि आप जो भी ऑडिटर एडिशन के फीचर्स हैं वो आप इजीली यूज कर पाएंगे। हाँ, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एक ये सब फीचर्स रिमोटली भी यूज कर सकते हैं। एक ऑडिटर को अपनी जो आईडी है वो रिमोटली एक्टिवेट कर सकते हैं और वो एक्टिवेट करने के बाद वो क्लाइंट का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है क्लाइंट को एक ऑडिटर आईडी या ऑडिटर को परमिशन देना कि ये हमारे जाननीय ऑडिटर हैं जिनको हम अनुमति देते हैं हमारा ऑडिट करने के लिए। और उसके बाद एक ऑडिटर को अपनी जो भी टैली आईडी है, टैली डॉट नेट आईडी है, उसको रिमोट एक्सेस के लिए एनेबल करना है और वो एनेबल करने के बाद क्लाइंट का जो भी डेटा उनको ऑडिट करना है वो इंटरनेट पे कनेक्ट करके वो आसानी से रिमोट ऑडिट कर सकते हैं। मुंडे जी, आप जो बोल रहे हैं कि एक्सएलएस का एक्सटेंशन आप जब भी आप सेव कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैली से, तो आपको एक ऑप्शन देगा सेव एज का, जिसमें आप वो एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडोज नहीं है, लोअर वर्जन है, तो आप उसके मुताबिक आप एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप वो पर्टिकुलर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्सेल फाइल ओपन भी हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे, अभी का ऑप्शन हमने जो दिया है उसमें आप एक्सेल शीट इसी कंप्यूटर में ही ओपन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके आपको जो आपकी एक्सेल है, एक्सेल का एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे आप उसको वो एक्सेल फाइल भी ओपन करके प्रदान करेगा। जैसे कि फॉर्म 3CD को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने में अगर आप देख सकते हैं वो एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन उपलब्ध करा रहा है और फॉर्म 3CD डॉट एक्सएलएस का ऑप्शन है। इधर आप इसको ये एप्लीकेशन के तौर पे ये ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका कौन सा एक्सेल है और उसका एक्सटेंशन आपको इधर उपलब्ध कराता है। और अगर आपको वो फाइल ओपन इधर ही करनी है तो आप ओपन एक्सपोर्टेड फाइल का ऑप्शन यस कर सकते हैं, ताकि अगर आप देख सकते हैं इधर अगर मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ तो इधर वो एक्सेल फाइल इधर ही ओपन हो जाएगी ऑडिट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से आपका डेटा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर फाइल को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सएलएस एक्स पे सेव किया है, यही फाइल को आप सेव एज करके एक्सेल वर्कबुक में आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल 97 2000, एक्सेल 97 2000 के टेम्पलेट के तौर पे, ताकि ये जो वर्कबुक है वो 97 2000 की वर्कबुक के तौर पे सेव हो सकती है और आप आसानी से ये क्लाइंट को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्सपोर्ट किया है, अगर आपके पास एक्सएलएस एक्स या विंडोज 2007 है और क्लाइंट के पास लोअर वर्जन ऑफ एक्सेल है, तो आप उसको सेव एज करके लोअर वर्जन में सेव करके आप आसानी से दूसरे एक्सेल में कॉपी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मुंडे जी, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
देखिए, मैंने आपके सामने ही एक अलग शीट क्रिएट किया और अलग शीट में ये जो भी एनेक्सेस था उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया। मुंडे जी, क्या आप आपका नंबर दे सकते हैं? मैं आपको कॉल करके बात करना चाहता हूँ। मुंडे जी, ये सेशन में एंड करता हूँ और आपको मैं 10-15 मिनट में आप हमारे लैंडलाइन से आपको मैं कॉल करता हूँ और आपकी जो जो भी क्लेरिफिकेशन है उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम। और आप आशा करता हूँ ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आप ऑडिटर के साथ आसानी से आप ये ऑडिटर एडिशन के फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। और ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।